बजट बास में खुशामदीद। ये वो चैनल है जहां हम पैसे और कारोबार की नफ्सियात को बहुत ही आसान उर्दू में समझते हैं। बिल्कुल। और आज की हमारी ये तफसीली गुफ्तगू बहुत खास होने वाली है। हाँ, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में फिनेंशियल फ्रीडम यानी माली आज़ादी हासिल करें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जो आपको सिखाती है कि कम पैसों से भी बिजनेस कैसे शुरू किया जा सकता है। क्रिस गेल्बो की किताब द $100 स्टार्टअप, राइट? एग्जैक्टली, द $100 स्टार्टअप। और सबसे पहले एक अहम बात समझें जो इस किताब का निचोड़ भी है। कामयाब लोग बड़ी इन्वेस्टमेंट से नहीं बल्कि सही माइंडसेट से जीतते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि आज़ादी और वैल्यू ये दोनों किसी भी बिजनेस की असल बुनियाद है। हाँ, और ये बहुत पावरफुल बात है। मतलब हम अक्सर सोचते हैं ना कि बिजनेस का मतलब है कोई बहुत बड़ा टेक स्टार्टअप हो, लाखों डॉलर्स की फंडिंग हो, लेकिन ये किताब माइक्रो बिजनेसेस की दुनिया को बेनकाब करती है। बिल्कुल, वो बिजनेस जो आप $100 से भी कम में शुरू कर सकते हैं। और हमारा मकसद भी आज यही है कि हम इस गहरी गुफ्तगू में इस बात का तज्जिया करें कि आपका मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करना होना चाहिए। क्योंकि जब आप किसी मसले को हल करते हैं, तभी लोग आपको पैसे देते हैं। और इसकी सबसे जबरदस्त मिसाल किताब में माइकल हाना की है। ओह हाँ, माइकल हाना वाली कहानी जरा वो बताएं, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। देखें, तसव्वुर करें कि एक इंसान 25 साल तक एक ही दफ्तर में काम करता है और फिर अचानक उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। 25 साल बाद? ये तो किसी के लिए भी दुनिया खत्म होने वाली बात है। बिल्कुल, वो मुकम्मल तौर पर बेआसरा हो गया। लेकिन फिर उसने क्या किया? उसने अपने घर में पड़े चंद पुराने और इजाफी गद्दों को देखा, यानी मैट्रेसेस को, और वहीं से एक नया सफर शुरू किया। उसने गद्दे बेचना शुरू कर दिए? हाँ, लेकिन उसमें एक ट्विस्ट था। उसने देखा कि तालिब इल्मों और कम आमदनी वाले लोगों को सस्ते गद्दे तो चाहिए होते हैं, पर उनके पास ट्रक नहीं होता कि दुकान से घर ले जाएं। तो माइकल ने अपनी साइकिल के पीछे एक ट्रॉली लगाई और गद्दे सीधा उनके दरवाजे पर डिलीवर करना शुरू कर दिए। वाह, साइकिल पर गद्दे? बज़ाहिर कितना अजीब लगता है, लेकिन चले इस बात को खोलते हैं। वो असली में एक बहुत बड़े दर्द को यानी पेन पॉइंट को खत्म कर रहा था। एग्जैक्टली। वो महज गद्दे नहीं बेच रहा था, वो सहूलत बेच रहा था। उसने वो खलापुर किया जहां बड़े शोरूम्स पहुंच नहीं पा रहे थे। तो हम कह सकते हैं कि जिस तरह आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है ना, बिल्कुल इसी तरह माली आज़ादी को बरकरार रखने के लिए दूसरों को वैल्यू फराहम करना ऑक्सीजन का काम करता है। बहुत खूबसूरत तशबीह दी आपने। वैल्यू ही ऑक्सीजन है। लेकिन देखें, अब सवाल ये पैदा होता है कि बिजनेस आइडिया आएगा कैसे? मतलब कोई सुबह उठकर अचानक जबरदस्त आइडिया तो नहीं सोच लेता। इसका एक बहुत सादा उसूल है किताब में। वो चीज़ बनाएं जो आप खुद खरीदना चाहते हैं, या फिर वो मसला हल करें जो आप खुद फेस कर चुके हैं। हाँ, यानी अपने ही किसी मसले का हल निकालें। बिल्कुल। और यहाँ किताब में एक बड़ा पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है, जिसे वो जादुई फॉर्मूला कहते हैं। जादुई फॉर्मूला? वो क्या है? वो है आपका शौक प्लस आपकी महारत प्लस मार्केट की मांग, यानी पैशन, स्किल और मार्केट डिमांड। अगर ये तीनों चीज़ें मिल जाएं तो ये कामयाब बिजनेस बनता है। अच्छा, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगी। हमें तो हमेशा यही कहा जाता है ना कि अपने शौक के पीछे भागो। क्या सिर्फ शौक काफी नहीं है? यहाँ जो चीज़ हैरानकुन है वो ये है कि हर शौक पैसा नहीं बनाता। रिसर्च बताती है कि ये मशवरा खतरनाक भी हो सकता है। आपको देखना होगा कि लोग किस चीज़ के लिए पे करने को तैयार हैं। सही। फर्ज करें मुझे पूरी दुनिया घूमने का बहुत शौक है। अब ये तो मेरा पर्सनल शौक है ना, कोई मुझे घूमने फिरने के पैसे क्यों देगा? यहाँ तो मार्केट डिमांड बिल्कुल जीरो लगती है। ये बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं पर कन्वर्जेंस का तस्वुर आता है। कन्वर्जेंस वो खास नुक्ता है जहां आपका शौक उन चीज़ों से टकराता है जिनकी मार्केट को शिद्दत से ज़रूरत होती है। मुझे कोई मिसाल देकर समझाएं। गैरी नामी एक शख्स की मिसाल लेते हैं। उसे भी आपकी तरह सफ़र करने का जुनून था, और उस जुनून की वजह से वो एयरलाइंस के जो रिवॉर्ड पॉइंट्स और माइल्स का सिस्टम होता है ना, उसे बहुत अच्छी तरह समझ चुका था। ओह, वो रिवॉर्ड प्रोग्राम्स जो इतने पेचीदा होते हैं, मुझे तो कभी समझ नहीं आए। एग्जैक्टली। आम लोगों के लिए वो किसी सरदर्द से कम नहीं होते।
गैरी ने ये डिमांड देखी। लोगों के पास पॉइंट्स थे पर इस्तेमाल करना नहीं आता था। उसने अपने शौक को इस मार्केट डिमांड के साथ जोड़ा और लोगों के रिवॉर्ड टिकट्स बुक करने की एक सर्विस बना दी। क्या बात है। मतलब वो उनका वक्त और सरदर्द बचा रहा था तो लोग खुशी से पैसे दे रहे थे। बिल्कुल। इसी तरह बेनी की कहानी भी मुझे याद आ रही है। बेनी को मुख्तलिफ जुबानें सीखने का बहुत जुनून की हद तक शौक था, लेकिन उसने महसूस किया कि जुबान सिखाने के रिवायती तरीके बहुत बोरिंग है। हाँ, लोग सालों ग्रामर पढ़ते हैं पर बोल नहीं पाते। बिल्कुल। तो बेनी ने क्या किया कि अपना एक शॉर्टकट और तेज तरीका बनाया और उसे बेचना शुरू कर दिया। वो असल में ग्रामर नहीं बेच रहा था, वो तेजी से जुबान सीखने का आसान तरीका बेच रहा था। और उसकी मार्केट में बेपनाह मांग थी। दोनों ने अपने ग्राहकों का वक्त बचाया। लेकिन जब आइडिया मिल जाता है तो अगला मरहला उसे पेश करना होता है, और लोग यहीं सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो क्या? वो फीचर्स और बेनिफिट्स यानी खुसूसियात और फवाइद के फर्क को नहीं समझते। वो बस फीचर्स बेचने लगते हैं। ओह, ये बहुत अहम पॉइंट है, फीचर्स और बेनिफिट्स में फ़र्क समझना। क्योंकि लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वो एहसास खरीदते हैं। 100% सच। मसलन देखें, लोग जिम मेंबरशिप नहीं लेते, वो कॉन्फिडेंस खरीदते हैं, फिट होने का एहसास खरीदते हैं। बिल्कुल। किताब में V6 रेंज की केस स्टडी है, जो घुड़सवारी की एक जगह है। लेकिन वो अपनी मार्केटिंग में घोड़े की नस्लें या जैन की क्वालिटी नहीं बताते। तो फिर वो क्या बेचते हैं? वो काउबॉय बनने का एहसास बेचते हैं। वो शहर की थका देने वाली जिंदगी से फरार का एहसास बेचते हैं। वाह वाह, यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। ये बिल्कुल वैसा ही है ना जैसे मैगन हंट की कहानी। वो शादी के कपड़े डिजाइन करती हैं, लेकिन अगर वो सिर्फ कपड़े के धागों और सिलाई की बात करेंगी तो वो हजारों तर्जियों में गुम हो जाएंगी। बिल्कुल। तो वो किस चीज पर फोकस करती हैं? वो इस बात पर फोकस करती हैं कि शादी के दिन उस लिबास को पहनकर लड़की कितना खास और दुनिया की अहम तरीन हस्ती महसूस करेगी। मतलब जज्बात हमेशा मंतिक पर भारी होते हैं। मैं ये हमेशा कहती हूँ कि कोई भी इंसान ड्रिल मशीन इसलिए नहीं खरीदता कि उसे मशीन चाहिए, उसे दरअसल दीवार में सुराख चाहिए होता है। एग्जैक्टली, सुराख चाहिए होता है। अब जब ये तय हो गया कि जज्बाती फायदा क्या है, तो अगला कदम है अपनी ऑफर बनाना। और किताब का एक सख्त उसूल है, एक और अहम चीज, अपने कस्टमर्स को कंफ्यूज ना करें। उन्हें सिंपल और क्लियर ऑफर दें। हाँ, हम अक्सर सोचते हैं ना कि जितने ज्यादा ऑप्शंस देंगे ग्राहक उतना खुश होगा। लेकिन नफ्सियात बताती है कि हद से ज्यादा ऑप्शंस इंसान को कंफ्यूज कर देते हैं और फिर वो खरीदारी मुलतवी कर देता है। ब्रेट केली की मिसाल लें। एवरनोट नामी एक बहुत मशहूर और फ्री सॉफ्टवेयर है। हाँ, नोट्स बनाने के लिए मैं भी यूज करती हूँ। उसमें इतने फीचर्स थे कि लोग उलझ जाते थे। ब्रिट ने एक सिंपल सा मैनुअल लिखा और उसे बेचना शुरू कर दिया। एक मिनट, एक फ्री ऐप का मैन्युअल, वो भी पैसों के? लोग क्यों खरीदेंगे जब इंटरनेट पर मुफ्त ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं? क्योंकि लोग मालूमात के लिए नहीं, उस मालूमात को तरतीब से पेश करने और अपना वक्त बचाने के पैसे दे रहे थे। उसने 20 घंटे बचा लिए लोगों के। उसकी ऑफर बड़ी क्लियर थी, ये किताब खरीदें और अगले 1 घंटे में एवरनोट के मास्टर बन जाएं। सिंपल एंड क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। बिल्कुल। और उसी एक मैनुअल से वो सालाना $1,20,000 कमाने लगा। माय गुडनेस, $1,20,000। अच्छा चलें, ऑफर भी बन गई। अब इसे दुनिया के सामने लॉन्च कैसे करें? आमतौर पर तो लोग बस वेबसाइट पर प्रोडक्ट डालकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लगा देते हैं। क्रिस गैल्बो ने खुद अपनी प्रोडक्ट एम्पायर बिल्डर किट एक बहुत अनोखे तरीके से लॉन्च की थी। वो एक मशहूर ट्रेन जिसका नाम एम्पायर बिल्डर था, उस पर सवार हो गया और ऐलान किया कि जब तक ये ट्रेन का सफर जारी है तब तक ही ये ऑफर मौजूद है। वाह, ये तो जबरदस्त है। जैसे ही ट्रेन रुकी ऑफर खत्म। ऑफर खत्म। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर के साथ जोड़ें तो इसने एक तो कहानी बनाई और दूसरा एक हकीकी अर्जेंसी पैदा की। इसने लॉन्च को एक इवेंट बना दिया। सही। लेकिन अब कमरे में मौजूद सबसे बड़े हाथी पर बात करते हैं। ये सब करने के लिए पैसा भी तो चाहिए ना। मार्केटिंग तो लाखों रुपए निकल जाती है। एक आम आदमी जिसके पास $100 है, वो क्या करेगा? ये एक बहुत आम गलतफहमी है। ज्यादातर माइक्रो बिजनेस $100 से भी कम में शुरू हुए हैं।
अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको तख्लीकी होना पड़ता है। यानी आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है। जी, अब एमा और ब्रूस को देखें। उन्हें बिजनेस लोन नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने हार मानने के बजाय एक कार लोन लिया जो निस्बतन आसानी से मिल जाता है, और उस रकम से अपना कारोबार खड़ा कर दिया। ये तो वाकई रिस्की लेकिन स्मार्ट मूव था। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि बिजनेस में सिर्फ हसलिंग चलती है? मतलब क्या हसलिंग का मतलब लोगों के पीछे पड़ जाना और उन्हें तंग करना नहीं है? हाँ हाँ, किताब ने हसलिंग को एक नया रंग दिया है। किताब 3 तरह के लोगों की बात करती है। एक है धोखेबाज, जो सिर्फ बातें बनाता है। दूसरा है शहीद, जो खामोशी से दिन रात काम करता है पर दुनिया को बताने से शर्माता है। हाँ, वो सोचता है कि मेरा काम खुद बोलेगा। जो कि आज के दौर में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। बिल्कुल। और तीसरा है हसलर, जो जबरदस्त काम भी करता है और दुनिया को दिखाना भी जानता है। लेकिन इसका मतलब लोगों को तंग करना नहीं है। माइक्रो बिजनेस में हसलिंग का मतलब है स्ट्रेटेजिक गिविंग, यानी हिकमत अमरी से लोगों की मदद करना। तो यानी मैं पहले जाकर लोगों को मुफ्त मशवरे दूं, उनकी मदद के हूं? हाँ, आप कम्युनिटी में वैल्यू देते हैं। जब आप मुसलसल लोगों की जिंदगी में मुफ्त वैल्यू शामिल करते हैं, तो फिर जब आप कुछ बेचते हैं तो वो खुशी से खरीदते हैं, क्योंकि वो आप पर एतमाद कर चुके होते हैं। एतमाद। और यही एतमाद तो बिजनेस को ग्रोथ की तरफ ले जाता है। वैसे बिजनेस को बढ़ाने के लिए जरूरी तो नहीं ना कि हर बार कोई महंगी और नई प्रोडक्ट बनाई जाए? बिल्कुल नहीं। अक्सर छोटे छोटे बदलाव, जिन्हें हम ट्वीक्स कहते हैं, मुनाफे में हैरानकुन इजाफा कर देते हैं। हैप्पी नट्स नामी दुकान की मिसाल लें। वो सिर्फ ऊन का धागा बेचते थे। अच्छा, तो उन्होंने क्या ट्वीक किया? उन्होंने दुकान को एक कम्युनिटी सेंटर बना दिया। लोग वहां आकर बैठते, बिनाई करते। उन्होंने ऑनलाइन लोगों की मुफ्त मदद करना शुरू कर दी। अब जो शख्स सिर्फ एक धागा लेने आता था, वो वहां वक्त गुजारने की वजह से महंगी सुइयां और दूसरा सामान भी खरीदने लगा। इसे क्रॉस सेलिंग कहते हैं, राइट? जी, क्रॉस सेलिंग, और वो भी इंतहाई कुदरती अंदाज में। लेकिन ये सब तो बहुत परफेक्ट लग रहा है। एक डर भी तो होता है ना इंसान के अंदर, नाकामी का खौफ। अगर मैं फेल हो गई तो, अगर मेरा पैसा डूब गया तो? ये खौफ इंसान को मफलूज कर देता है। लेकिन जॉन टी एंगर की कहानी इस खौफ को देखने का एक नया नजरिया पेश करती है। उनके साथ क्या हुआ था? उनकी जिंदगी में सब कुछ एक साथ बिखर गया। बर्फबारी से उनके स्टूडियो की छत गिर गई, बहुत नुकसान हुआ, और इसी दौरान उन्हें नौकरी से भी निकाल दिया। ओह माय गॉड, ये तो बहुत ही बुरा वक्त था। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इसी बेरोजगारी के दौर में एक दिन वो टैक्सी चला रहे थे कि एक मुसाफिर ने उनके सर पर बंदूक तान ली और जान से मारने की धमकी दी। क्या? बंदूक तान ली? ये तो खौफनाक है। जी, वो मौत की आंखों में देख रहे थे। लेकिन ये एक अहम सवाल खड़ा करता है कि हम नाकामी की तारीफ कैसे करते हैं। इस वाक़े के बाद जॉन का मौत और नाकामी से डर खत्म हो गया। उसे लगा कि जब मौत इतनी अचानक आ सकती है तो कारोबार में पैसे डूबने का डर तो बहुत छोटी चीज़ है। वाह, वाकई नाकामी से इंसान मरता थोड़ी है, वो बस सीखता है। बिल्कुल। और फिर जब उसे $10,000 का ऑर्डर मिला तो उसने वो पैसे ज़रूरियात पर उड़ाने के बजाय फ़ौरन एक पुरानी इमारत खरीदी ताकि अपना स्टूडियो दोबारा बना सके। उसने खतरा मोड़ लिया, लेकिन इस बार बगैर किसी खौफ के, और वो एक कामयाब बिजनेसमैन बन गया। तो इस सब का मतलब क्या है? आज की इस जबरदस्त और गहरी गुफ्तगू का खुलासा यही है ना कि कामयाबी का राज ये है कि हम अपना माइंडसेट बदलें, अपने शौक को लोगों की जरूरत के साथ जोड़ें, फीचर्स के बजाय जज्बात यानी बेनिफिट्स बेचें, और लोगों को वो दें जो वो चाहते हैं, ना कि वो जो आप समझते हैं कि उन्हें चाहिए। 100% दुरुस्त। और वसाइल से ज्यादा इरादे की जरूरत है। हर वो शख्स जो रोजमर्रा की रूटीन से तंग है, वो अपने इर्द गिर्द बिखरे किसी एक मसले को हल करके अपनी माली आज़ादी की बुनियाद रख सकता है। तो दोस्तों, हमेशा अपने ग्राहकों को क्लियर और सिंपल ऑफर दें और उनकी जिंदगी में वैल्यू ऐड करें। अब हम आज की गुफ्तगू का इख्तिताम एक फिक्रंगेज सवाल पर करेंगे। फर्ज करें कि कल सुबह उठकर आपको पता चलता है कि आपकी नौकरी खत्म हो चुकी है और आपकी जेब में सिर्फ $100 हैं। अपने आसपास देखें, वो कौन सा ऐसा छोटा सा मसला है जिसे हल करके आप कल शाम तक किसी इंसान की जिंदगी में वैल्यू ऐड कर सकते हैं और बदले में वो आपको खुशी से पैसे देने पर तैयार हो जाएगा। सोचिएगा जरूर। आज की इस गहरी गुफ्तगू का टॉपिक बहुत ही कमाल का है।
बिल्कुल। आज हम असल में इस बात पर फोकस करेंगे कि एक आइडिया को हकीकत में कैसे बदला जाए, मतलब बातों से निकलकर अमली काम की तरफ कैसे आया जाए। बिल्कुल। और सबसे अहम बात ये कि कैसे कम बजट में एक कामयाब माइक्रो बिजनेस खड़ा किया जा सकता है। उसके लिए आज हम जिस सोर्स पर बात कर रहे हैं वो क्रिस गिल्बो की बहुत ही मशहूर किताब द $100 स्टार्टअप है। हाँ, ये किताब वाकई कमाल की है और हमारा मिशन भी यही है कि ये गुफ्तगू सुनने वालों के लिए किस्म का शॉर्टकट बन जाए। शॉर्टकट मतलब ताकि वो बगैर किसी पेचीदगी या ओवरलोड के अपने रुके हुए प्रोजेक्ट्स और ख्वाबों को अमली शक्ल दे सकें, है ना? बिल्कुल 100% यही बात है, क्योंकि बिजनेस शुरू करने की ख्वाहिश तो सबको होती है, लेकिन सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि वो प्लानिंग में ही फंस जाते हैं। ओह हाँ, ये तो बहुत ही आम बात है। लोग महीनों बस सोचते रहते हैं। जी, वो बस एक्सेल शीट्स बनाते रहेंगे, ग्राफ बनाते रहेंगे। हालांकि याद रखें, एक्शन प्लानिंग से बहुत ज्यादा अहम है। आपको बस काम शुरू करना होता है। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि मुसलसल प्लानिंग करना बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई शख्स गाड़ी चलाने से पहले उस बात का इंतजार करे कि पूरे शहर के ट्रैफिक सिग्नल्स एक साथ सब्ज हो जाएं। क्या जबरदस्त मिसाल दी आपने। सिग्नल्स तो कभी एक साथ सब्ज नहीं होते ना। परफेक्शन की ये तलाश इंसान को वाकई मफलूज कर देती है। बिल्कुल कर देती है। तो फिर इस प्लानिंग के जाल से निकलने का तरीका क्या है? क्या अब बिल्कुल ही कोई प्लान ना बनाया जाए? नहीं नहीं, प्लान होना चाहिए, लेकिन एक बहुत ही सिंपल बिजनेस प्लान बनाएं। बस 3 बुनियादी सवालों के जवाब चाहिए। आप क्या बेच रहे हैं, किसको बेच रहे हैं और वो क्यों खरीदेगा। हम्म, क्या, किसको और क्यों? बस इतना ही काफी है। जी हाँ, बस इतना ही काफी है। इससे ज्यादा लंबी चौड़ी दस्तावेज की जरूरत नहीं है। और उसके फौरन बाद जल्द अज जल्द अपनी पहली सेल यानी पहली फरोख्त हासिल करने की कोशिश करें। अच्छा, पहली सेल पर इतना जोर क्यों दिया गया है सोर्स में? मतलब अभी तो बिजनेस शुरू ही हुआ होता है। क्योंकि पहली सेल आपको एक जबरदस्त किस्म का कॉन्फिडेंस देती है और ये प्रूफ भी होता है कि आपका आइडिया वाकई मार्केट में काम कर सकता है। इसकी बेहतरीन मिसाल सोर्स में माइकल हाना की दी गई है। अरे हाँ, वो माइकल हाना वाली कहानी बहुत दिलचस्प है। उस शख्स ने 25 साल तक एक ही ऑफिस में नौकरी की और फिर अचानक उसे वहां से निकाल दिया गया। बिल्कुल। और इस सिचुएशन में ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो डर जाते हैं या किसी लंबी चौड़ी कंसल्टेंसी कंपनी का प्लान बनाने बैठ जाते हैं। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ, उसने किसी लंबी प्लानिंग के बजाय फालतू गद्दे यानी मैट्रेस बेचना शुरू कर दिए। और मजे की बात देखें, उसने डिलीवरी किस चीज पर की। उसने साइकिल पर डिलीवरी देकर एक बाकायदा मुनाफा बख्श बिजनेस खड़ा कर लिया। साइकिल पर मैट्रेस डिलीवर करना, ये वाकई एक्शन की एक बेहतरीन मिसाल है। उसने परफेक्ट गाड़ी का इंतजार नहीं किया। बिल्कुल नहीं किया, उसने बस एक्शन लिया। अच्छा, जब आपने एक्शन लेने का फैसला कर लिया तो अगला सवाल यह आता है कि क्या चीज बनाई जाए। यही एक और बड़ी गलती होती है। हाँ, लोग अक्सर वो चीज बनाने बैठ जाते हैं जिसका उन्हें खुद शौक होता है। जी, हालांकि उसूल ये है कि हमेशा पहले मार्केटिंग करें और प्रोडक्ट बाद में बनाएं। एक मिनट, पहले मार्केटिंग और प्रोडक्ट बाद में? ये सुनकर बहुत से लोगों को उलझन हो सकती है। उलझन तो होती है, लेकिन इसकी एक बहुत ठोस वजह है। वजह यह है कि अगर मार्केट में डिमांड ही ना हो तो आपकी सारी मेहनत, आपका सारा वक्त जाया हो जाएगा। तो फिर वो जो कहा जाता है कि अपने शौक को फॉलो करें, उसका क्या? आपका शौक सिर्फ उसी वक्त एक कामयाब बिजनेस बनता है जब वो लोगों की जरूरत के साथ मिल जाए। इसे किताब में कन्वर्जेंस कहा गया है। बात सोच रही थी, क्या ऐसी चीज की मार्केटिंग करना जो अभी बनी ही नहीं, धोखा नहीं लगता? मतलब खरीदार को तो यही लगेगा ना कि प्रोडक्ट तैयार है। ये बहुत अच्छा सवाल है और अक्सर लोग यही सोचकर हिचकिचाते हैं। लेकिन ये धोखा नहीं है, बल्कि ये लोगों की दिलचस्पी जांचने का एक स्मार्ट तरीका है ताकि आपका सरमाया जाया ना हो। अच्छा, मतलब रिस्क कम करने के लिए एक टेस्ट रन किया जाता है। बिल्कुल। सोर्स में ब्रेड केली की मिसाल दी गई है। उसने एवरनोट नामी सॉफ्टवेयर के लिए एक मैनुअल लिखा था। एवरनोट, वो नोट्स बनाने वाली ऐप? तो उसने क्या किया था? उसने देखा कि ऐप तो बहुत पॉपुलर है, लेकिन लोगों को उसे इस्तेमाल करना नहीं आ रहा। तो उसने बराह रास्त 100 पेज की किताब नहीं लिख दी। उसने पहले लोगों की मांग को समझा, उनके सवालात देखे। और फिर उसने ये चेक किया होगा कि क्या लोग इस मालूमात के लिए पैसे देने को तैयार हैं। बिल्कुल। और जब उससे डिमांड का यकीन हो गया, तब उसने इस मालूमात को एक प्रोडक्ट बनाया। और हैरानकुन बात यह है कि उसने बगैर किसी पब्लिशर के सालाना $1,20,000 कमाए। $1,20,000?
वो भी एक ऐसी प्रोडक्ट से जिसकी इसने पहले सिर्फ डिमांड टेस्ट की थी। वाकई कमाल है। जी, तो डिमांड का तो पता चल गया, लेकिन अब अगला मरहला आता है। अब लोगों को खरीदने पर कैसे आमादा किया जाए? अब हम बात करते हैं एक इर्रेसिस्टिबल ऑफर की, यानी एक ऐसी पेशकश जिससे इनकार करना मुश्किल हो। बिल्कुल, आपका ऑफर ऐसा होना चाहिए जिसे लोग इग्नोर ना कर सकें, और इसके लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। वो 3 चीजें कौन सी हैं? पहली चीज, सही ऑडियंस का इंतखाब। दूसरी चीज, सही मैसेज, यानी आप बात कैसे कर रहे हैं। और तीसरी चीज, सही टाइमिंग। टाइमिंग बहुत अहम है। और मुझे याद है सोर्स में एक बहुत अहम उसूल बताया गया है कि लोगों को फोर्स ना करें, बल्कि उन्हें इनवाइट करें। जी हाँ, जबरदस्ती मत बेचें। मैं इसको ऐसे समझती हूँ कि किसी को फोर्स करना बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी को कॉलर से पकड़कर जबरदस्ती खींचते हुए अपनी पार्टी में लाना। बिल्कुल सही। वो पार्टी में आ तो जाएगा, लेकिन खुश नहीं होगा। हाँ ना, जबकि इनवाइट करना ये है कि आपके लजीज खानों की खुशबू ही उन्हें दरवाजे तक खींच लाए और वो खुद अंदर आना चाहें। क्या जबरदस्त तशबीह है। बिजनेस की दुनिया में इस खुशबू का मतलब वो वैल्यू है जो आप दे रहे हैं। सोर्स में इस हवाले से फीचर्स और बेनिफिट्स के दरमियान एक बहुत गहरा फर्क बताया गया है। हाँ, फीचर्स मतलब ये प्रोडक्ट क्या करती है, और बेनिफिट्स मतलब ये प्रोडक्ट कैसा एहसास देती है। बिल्कुल, इंसान हमेशा जज्बात और एहसासात की बुनियाद पर खरीदारी करता है। इसकी एक मिसाल सोर्स में दी गई है, हायर ग्राउंड योगा की। ओह हाँ, वो जो प्राइवेट योगा क्लासेस देते हैं। जी, लेकिन वो सिर्फ प्राइवेट योगा क्लासेस नहीं बेचते, क्योंकि वो तो कोई भी बेच सकता है। वो एक फीचर है। वो दरअसल मसरूफ खवातीन के लिए दिन भर की तैयारी और सुकून बेचते हैं। ट्रिपल ऑफर बन जाती है। बिल्कुल बन जाती है। अच्छा, अब फर्ज करें ऑफर बिल्कुल तैयार है, अब उसे दुनिया के सामने पेश करने का वक्त आ गया है। तो क्या बस एक दिन खामोशी से वेबसाइट लाइव कर दी जाए और उम्मीद की जाए कि लोग खुद ही आ जाएंगे? खामोशी से प्रोडक्ट मार्केट में लाना एक बहुत बड़ी गलती है। लॉन्च एक बहुत पावरफुल स्ट्रैटेजी है। ये पूरी एक साइंस है। क्योंकि लॉन्च एक एक्साइटमेंट क्रिएट करता है और लोगों को एक्शन लेने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। लॉन्च के दौरान आपको 3 मराहिल पर अमल करना होता है। सबसे पहले लोगों में एक तजस्सुस यानी क्यूरियोसिटी पैदा करें। अच्छा, ताकि वो सोचें कि क्या नया आने वाला है। फिर उसके बाद उन्हें थोड़ी वैल्यू दें, और आखिर में एक अर्जेंसी क्रिएट करें। मतलब उन्हें एहसास दिलाएं कि फैसला जल्दी करना होगा। लेकिन एक बात बताएं, क्या ये लॉन्च सिर्फ एक दिन का इवेंट होता है, जैसे बस आज दुकान खुल गई? नहीं नहीं, लॉन्च दरअसल एक हॉलीवुड फिल्म की तरह एक पूरी मुहिम होती है। जैसे फिल्म रिलीज होने से पहले टीजर आता है, फिर ट्रेलर आता है, और रिलीज के बाद भी प्रमोशन चलती है। अच्छा, एक पूरी कैंपेन होती है। सोर्स में मुसन्निफ ने अपनी प्रोडक्ट का जिक्र भी किया है ना, क्रिस गेल्बो की अपनी एम्पायर बिल्डर किट। जी, और इसका लॉन्च एक मास्टर क्लास है। उसने अपनी इस किट को एक जबरदस्त कहानी का हिस्सा बना दिया। इत्तेफाक से वो एक ट्रेन पर सफर कर रहा था जिसका नाम एम्पायर बिल्डर था। अरे, तो उसने नाम का फायदा उठाया। बिल्कुल, उसने अपनी प्रोडक्ट का लॉन्च ट्रेन पर सवार होने से लेकर उतरने तक महदूद कर दिया। क्या बात है, उसने तो बकायदा खरीदारों में एक खास किस्म का जोश और दिलचस्पी पैदा कर दी होगी, और अर्जेंसी भी कि बस इतने ही घंटे हैं खरीदने के लिए। 100%। लोग बार बार चेक कर रहे थे कि ट्रेन कहाँ पहुंची। ये एक बेहतरीन लॉन्च था। अच्छा, एक जबरदस्त लॉन्च के बाद भी काम खत्म नहीं होता ना। बिजनेस को जिंदा रखने के लिए एक बहुत अहम स्किल चाहिए होती है। और वो स्किल है सेल्फ प्रमोशन, यानी अपनी तशहीर खुद करना। और मेरे ख्याल में अक्सर लोगों को सेल्फ प्रमोशन बड़ी अजीब और शर्मिंदगी वाली चीज लगती है। वो कतराते हैं इससे। हिचकिचाहट तो होती है, लेकिन अगर आप खुद को प्रमोट नहीं करेंगे तो कोई और आकर तो नहीं करेगा ना। सोर्स में इस हवाले से 3 किस्म के लोग बताए गए हैं। कौन कौन से? पहला है शार्लटन, जो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन उसके पास कोई असल काम नहीं होता। वो धोखा देता है। अच्छा, और दूसरा है मार्टर, यानी वो खामोश मुजाहिद जो सिर्फ खामोशी से काम करता है, बेहतरीन चीज बनाता है, लेकिन किसी को बताता नहीं है। वो शायद शर्म की वजह से नहीं बताता, उस उम्मीद पर कि लोग खुद उसे दरियाफ्त कर लेंगे। जो कि आजकल के दौर में नामुमकिन है। और तीसरा है हसलर। ये वो इंसान है जो मेहनत भी करता है, जबरदस्त प्रोडक्ट भी बनाता है, और दुनिया को अपने काम के बारे में पूरे एतमाद से बताता भी है। आपको हसलर बनना है।
लेकिन वो जो शर्मिंदगी वाला पहलू है कि मैं खुद अपनी तारीफ कैसे करूं, उसका क्या किया जाए? तो अगर आपकी प्रोडक्ट वाकई किसी का मसला हल कर रही है, तो प्रमोशन दरअसल उसकी मदद करने का एक तरीका है। आप बेच नहीं रहे, आप उसकी उलझन दूर कर रहे हैं। ये तो वाकई सोचने का जाविया ही बदल देता है। अगर आपके पास किसी की तकलीफ का हल है, तो उसे छुपाना नहीं चाहिए, बल्कि बताना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन याद रखें, सिर्फ बातें नहीं, आपके पास रियल वैल्यू भी होनी चाहिए, वरना आप शॉर्लेटन बन जाएंगे। 100%। तो अगर हम इस सारी डीप डाइव का निचोड़ निकालें तो वो कुछ यूं होगा। हाँ, सबसे पहले प्लानिंग के जाल से निकलें, एक्शन लें। फिर अपनी पहली सेल पर फोकस करें। प्रोडक्ट बनाने से पहले मार्केटिंग करें। जी, और फिर एक जबरदस्त इररिजिस्टिबल ऑफर बनाएं। उसके बाद एक बेहतरीन लॉन्च करें और रियल वैल्यू के साथ खुद को प्रमोट करने से ना घबराएं। बिल्कुल, यही इस पूरी बहस का खुलासा है। तो सुनने वालों के लिए ये पैगाम है कि मालूमात का बहुत ज्यादा बोझ अपने सर पर सवार ना करें। बस आज ही से इसी वक्त अपने किसी छोटे से आइडिया पर अमल शुरू करें। जी, कदम उठाना सबसे अहम है। अच्छा, प्रोग्राम के इख्तिताम पर मैं एक बात सोच रही थी। एक सवाल जो अक्सर जहन में आता है। जी, बताएं, क्या सवाल है? हमें हमेशा ये सोचकर डर लगता है कि अगर हम नए बिजनेस में फेल हो गए तो क्या होगा? वक्त और पैसा जाया हो जाएगा। डर तो बिल्कुल फितरी चीज है, सबको लगता है। लेकिन जरा सोचें, क्या दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क ये नहीं है कि आप पूरी जिंदगी किसी ऐसे काम या नौकरी में शानदार तरीके से कामयाब हो जाएं, जिससे आपको अंदर से सख्त नफरत हो? ये तो बहुत ही गहरी और प्रोवोकेटिव बात है। वाकई, इससे बड़ी नाकामी क्या हो सकती है कि आप वो काम करते रहें जो आपको पसंद ही नहीं? बिल्कुल। और ये एक ऐसा मौजू है जो आजकल हर किसी के जहन में होता है। हाँ, बिल्कुल। तो आज के इस मतलब तफसीली जायजे में हम बिजनेस के दो सबसे अहम स्तूनों पर बात करने वाले हैं, पैसा और तरक्की, यानी मनी और ग्रोथ। और इसके लिए हमारे पास कुछ बहुत ही ज़बरदस्त सोर्सेज मौजूद हैं। बिल्कुल, हमने क्रिस ग्लेबो की किताब द $100 स्टार्टअप के नोट्स और कुछ इंतहाई दिलचस्प केस स्टडीज को देखा है, और हमारा मिशन आज यही है कि इस आम गलतफहमी को दूर किया जाए कि एक कामयाब कारोबार शुरू करने के लिए कोई बैंक से बड़े कर्जे या भारी सरमायाकारी दरकार होती है। हाँ, लोग अक्सर यही सोचते हैं कि लाखों रुपए होंगे तो ही कुछ शुरू हो सकता है। सही। और अगर मैं इसे एक रोजमर्रा की तशबीह से समझाऊं ना, तो बिजनेस शुरू करना बिल्कुल एक बीज बोने जैसा है। मतलब लोग अक्सर ये सोचकर रुक जाते हैं कि उनके पास तो कोई जदीद या महंगा ग्रीन हाउस नहीं है। बिल्कुल सही कहा। हालांकि हकीकत में तो एक छोटे से गमले और मुनासिब देखभाल से भी शुरुआत हो सकती है। हाँ, अब देखिए, बीज बोने के बाद सबसे पहली जरूरत किस चीज की होती है? पानी की। तो एक नए बिजनेस के लिए वो पानी मतलब लाखों रुपए की सरमायाकारी नहीं है, बल्कि वो मुसलसल आने वाला पैसा है, यानी कैश फ्लो। कैश फ्लो, ये लफ्ज बहुत अहम है। सोर्सेज के मुताबिक बहुत से लोग ये सोचकर रुक जाते हैं कि उनके पास तो फंडिंग नहीं है, लेकिन सर्वे बताते हैं कि 36% कामयाब माइक्रो बिजनेसेस सिर्फ $100 या उससे भी कम पैसों से शुरू किए गए थे। $100? अरे वाह, ये तो बहुत ही कम रकम है। बिल्कुल, और यही वो बुनियादी नुक्ता है कि असल फोकस सरमाया जमा करने पर नहीं, बल्कि इस बात पर होना चाहिए कि कैश फ्लो कैसे पैदा किया जाए। हर कारोबार का बुनियादी मकसद यही होता है कि वो मुनाफा बख्श हो। अच्छा, तो मैं यहाँ एक चुभता हुआ सवाल करना चाहूंगी। क्या वाकई ऐसा मुमकिन है कि कोई इंसान बिल्कुल जीरो सरमाए के साथ सिर्फ अपने शौक की बुनियाद पर कैश फ्लो बना ले, या ये बस किताबी बातें हैं? देखिए, ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं, और माहिरीन बड़ी सराहत से बताते हैं कि सिर्फ जज्बा या शौक अकेला काफी नहीं होता। तो फिर असल जादू क्या है? जादुई फार्मूला वहां जन्म लेता है जहां इंसान के शौक और लोगों की किसी हकीकी जरूरत के दरमियान मिलाप पैदा हो। सोर्सेज इसे कन्वर्जेंस कहते हैं। अच्छा, कन्वर्जेंस, यानी जहां मेरा शौक और लोगों का मसला आपस में मिल जाए। बिल्कुल वही। अगर सिर्फ पेंटिंग का शौक है तो वो हॉबी है, लेकिन अगर लोग उस पेंटिंग को खरीदना चाहते हैं अपने घर सजाने के लिए, तो वो कैश फ्लो पैदा करेगा। सही, समझ गई। अच्छा, जब ये कैश फ्लो वाला रास्ता खुल जाए, तो फिर
अगला कदम तो यही होता है ना कि अपनी चीज के पैसे कितने लिए जाएं। ये जो प्राइसिंग का फन है, इस पर सोर्सेस क्या कहते हैं? प्राइसिंग को तो किताब में बाकायदा एक आर्ट कहा गया है। सबसे अहम बात यह है कि अपनी कीमत कभी भी बनाने की लागत यानी कॉस्ट के मुताबिक ना रखें। तो फिर किस हिसाब से रखें? उस कदर या वैल्यू के हिसाब से जो ग्राहक को मिल रही है। मतलब खुसूसियात बेचने के बजाय जज्बाती फवाइद बेचें। अरे बिल्कुल। और मुझे याद आया, सोर्सेज में वो ताले वाले की एक बड़ी जबरदस्त मिसाल है। हाँ, वो लॉकस्मिथ वाली कहानी। हाँ, तो कहानी कुछ यूं है कि एक ताले वाले को बुलाया गया, उसने आकर चंद सेकंड्स में ताला खोल दिया और $50 मांग लिए। अब ग्राहक को पैसे देते हुए हिचकिचाहट हुई, क्योंकि उसे लगा कि यार उसने तो मेहनत ही नहीं की, काम इतनी जल्दी हो गया। यही तो इंसानी नफ्सियात है। इंसान वैल्यू को मेहनत और पसीने से नापता है, हालांकि उसे देखना ये चाहिए कि उसका मसला कितनी जल्दी हल हुआ। बिल्कुल। इंसानों के लिए किसी चीज की कद्र किस कदर गैर अक्ली और जज्बाती होती है ना। अगर वो ताले वाला आधा घंटा पसीना बहाता तो शायद ग्राहक खुशी से $50 दे देता। यही प्राइसिंग का असल फन है। माहिरीन बताते हैं कि प्राइसिंग का सीधा ताल्लुक इस बात से है कि आपका बिजनेस किसी इंसान को उसके बॉस के सामने हीरो बनने में कैसे मदद दे रहा है, या उसकी कितनी बड़ी परेशानी मिनटों में हल कर रहा है। क्या बात है। और मजीद प्रॉफिट के लिए भी तो कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं ना, जैसे कीमतों के हवाले से। हाँ, सोर्सेज ये मशवरा देते हैं कि ग्राहकों को मुताद्दिद कीमतों के ऑप्शंस दिए जाएं, क्योंकि जब सामने कोई बहुत महंगा ऑप्शन पड़ा हो ना, तो दरमियाने दर्जे का ऑप्शन लोगों को बहुत पुरकशिश और मुनासिब लगने लगता है। अच्छा, हाँ, ये तो हम रोजमर्रा शॉपिंग में भी देखते हैं। बिल्कुल। और अगर मुस्तकिल और महफूज आमदनी चाहिए तो फिर सब्सक्रिप्शन मॉडल इस्तेमाल करना चाहिए। इससे कैश फ्लो मुसलसल आता रहता है। जबरदस्त। अच्छा, अब फर्ज करें मुनाफा आना शुरू हो गया, कैश फ्लो सेट हो गया, तो अमूमन लोग क्या करते हैं कि अंधाधुंध बिजनेस को बड़ा करने लगते हैं, नई ब्रांचेस, ज्यादा स्टाफ। और यही सबसे बड़ी गलती है। सोर्सेज सख्ती से कहते हैं कि हर किस्म की ग्रोथ फायदेमंद नहीं होती। सही, तो फिर ग्रोथ कैसी होनी चाहिए? ग्रोथ को सिर्फ बड़ा नहीं बल्कि स्मार्ट होना चाहिए। बिला वजह फैलाने से गुरेज करना चाहिए। कारोबार असल में दो तरह से बढ़ सकता है। अच्छा, वो दो तरीके कौन से हैं? एक तो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ है, यानी नए लोगों तक पहुंचकर अपनी मार्केट बढ़ाना। और दूसरी है वर्टिकल ग्रोथ, मतलब जो मौजूदा ग्राहक हैं उन्हीं से मजीद वैल्यू हासिल करना। ये वर्टिकल ग्रोथ वाला कॉन्सेप्ट बड़ा दिलचस्प है। यानी नए ग्राहक लाने की महंगी मार्केटिंग के बजाय पुराने ग्राहकों को ही खुश किया जाए। बिल्कुल। और इसके लिए अपसेल और क्रॉस सेल जैसी तकनीकें सबसे ताकतवर समझी जाती हैं। हाँ, अपसेल और क्रॉस सेल। अगर मैं इसे एक आम सी मिसाल से जोड़ूं ना, तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप जूता खरीदने जाएं और बिल बनवाते वक्त दुकानदार आपको बड़े सलीके से उसी जूते की पॉलिश भी दे दे। बिल्कुल सही मिसाल दी आपने। ये कोई जबरदस्ती नहीं होती, बल्कि ये तो ग्राहक की जिंदगी को आसान बनाने का एक तरीका है, और साथ ही दुकानदार का मुनाफा भी बढ़ जाता है। हाँ, और इसी हवाले से वो हैप्पी किड्स स्टोर की मिसाल भी तो है ना सोर्सेज में। हाँ, वो ऊन और बुनाई के सामान वाली दुकान। जी बिल्कुल। उन्होंने बड़ा जबरदस्त काम किया। उन्होंने सिर्फ सामान नहीं बेचा बल्कि एक दोस्ताना माहौल बनाया, ग्राहकों के साथ जाती ताल्लुक कायम किया। इसे कहते हैं स्मार्ट ग्रोथ। सही। और जब बिजनेस इस तरह बढ़ने लगे तो जाहिर है वक्त तो कम पड़ने लगता है ना। एक इंसान अकेला कितना काम कर लेगा? तो यहाँ फिर शराकतदारी यानी पार्टनरशिप्स का मरहला आता है। बिल्कुल आता है। और सोर्सेज बताते हैं कि पार्टनरशिप्स और इश्तराक वाकई तरक्की के रफ्तार को कई गुना बढ़ा देते हैं। लेकिन शराकतदारी में झगड़े भी तो बहुत होते हैं ना। यही तो। इसीलिए किताब में एक सफ़े का मुआहदा यानी वन पेज पार्टनरशिप अग्रीमेंट की अहमियत पर बड़ा जोर दिया गया है। अच्छा, सिर्फ एक सफ़े का? हाँ, कोई लंबी चौड़ी कानूनी दस्तावेज नहीं, बस एक सफ़ा, ताकि शुरू से ही वाजे हो कि मुनाफा कैसे बटेगा और जिम्मेदारियां क्या होंगी। ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात है। और इसी के साथ एक और बहुत अहम उसूल का जिक्र था कि रोजाना अपने बिजनेस पर काम करें, ना कि सिर्फ बिजनेस के अंदर। हाँ, ये ऑन द बिजनेस और इन द बिजनेस वाला फर्क समझना बहुत जरूरी है। मैं इसे एक बहरी जहाज की तशबीह से समझती हूँ। मतलब अगर कप्तान सारा दिन डेक की सफाई करने में लगा रहेगा तो जहाज को सही मंजिल की तरफ कौन मोड़ेगा? बिल्कुल जबरदस्त तशबीह है। अगर कप्तान अंदर के कामों में उलझा है तो तरक्की कैसे होगी? तो फिर सोर्सेस क्या मशवरा देते हैं इसके लिए?
यही कि हर सुबह कम से कम 45 मिनट सिर्फ नए आइडियाज, मसाइल के हल और मुस्तकबिल की प्लानिंग के लिए मुख्तस किए जाएं। माहिरीन इसे बिल्ट टू सेल मॉडल से जोड़ते हैं। अच्छा, यानी बिजनेस ऐसा होना चाहिए जो मालिक के बगैर भी चल सके? बिल्कुल। रोजाना की सेल्स और ट्रैफिक जैसे मैट्रिक्स पर नजर जरूर हो, लेकिन बिजनेस को एक खुदकार सिस्टम बनना चाहिए। सही। अच्छा, ये सारी टेक्निक्स और हिकमत अमलियाँ तो बहुत शानदार हैं। मतलब कैश फ्लो भी समझ आ गया, प्राइसिंग भी और ग्रोथ भी। लेकिन फिर भी एक चीज़ है जो लोगों को ये सब शुरू करने से रोकती है। और वो चीज है खौफ, फेल होने का डर। डर? लेकिन मजे की बात यह है कि कामयाब वही होता है जो इस डर के बावजूद कदम उठाता है। हमारे सोर्सेज में एक बड़ी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली केस स्टडी है जॉन टी एंगर की। अरे हाँ, वो जॉन की कहानी तो बड़ी खौफनाक थी। मतलब उसके स्टूडियो की छत बर्फबारी से गिर गई। हाँ, और सिर्फ यही नहीं, फिर उसकी नौकरी भी छूट गई। और फिर वो टैक्सी ड्राइवर वाला वाकया, उसने तो बाकायदा बंदूक तान ली थी जॉन पर। बिल्कुल, जिंदगी मौत का मसला बन गया था। लेकिन पता है इसका नतीजा क्या निकला? इस आखिरी वाकये ने उसे सिखा दिया कि ये जो छोटी मोटी बिजनेस की नाकामियों का डर होता है ना, ये कितना बेमानी है। हाँ, जब मौत सामने देखी तो बाकी सारे डर खत्म हो गए। बिल्कुल, और आज वो शख्स एक इंतहाई कामयाब बिजनेस चला रहा है। तो इससे साबित क्या होता है? यही कि किसी भी इंसान को बिजनेस शुरू करने के लिए किसी दूसरे की इजाजत की जरूरत नहीं होती। सही गा, कोई परमिशन नहीं चाहिए। और दरअसल माहिरीन वाजे करते हैं कि कामयाब लोग यानी एंटरप्रेन्योर्स कोई अंधाधुंध खतरे के खिलाड़ी नहीं होते। उनके लिए सिक्योरिटी और खतरे की तशरीह हम आम लोगों से मुख्तलिफ होती है। अच्छा, वो कैसे? वो जानते हैं कि अमल ना करना या सारी जिंदगी एक ही जगह फंसे रहना असल में सबसे बड़ा खतरा है। यानी नाकामी का खौफ ओवररेटेड है, असल चीज एक्शन लेना है। बिल्कुल। तो अगर हम आज की इस पूरी गहरी गुफ्तगू का निचोड़ निकालें ना, तो बात यही बनती है कि कम पैसों के साथ पहला कदम उठाना चाहिए, कैश फ्लो को बिजनेस की ऑक्सीजन समझना चाहिए और कीमत लागत के बजाय वैल्यू पर रखनी चाहिए। हाँ, और ग्रोथ स्मार्ट होनी चाहिए और शराकतदारी बाकायदा मुआहदे के साथ हो। बिल्कुल, और सबसे बढ़कर ये कि खौफ को हराकर आज ही एक्शन लिया जाए, क्योंकि कामयाबी तो हमेशा एक्शन लेने वालों के ही कदम चूमती है ना। बिल्कुल दुरुस्त कहा। तो चलें, इस शानदार गुफ्तगू का इख्तिताम हम एक ऐसे गहरे सवाल पर करते हैं जो सुनने वालों को सोचने पर जरूर मजबूर कर देगा। बताइए। गौर करें कि आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में लोगों के पास सबसे ज्यादा कमी किस चीज की है? मेरे ख्याल में तो सुकून और वक्त की। बिल्कुल, शायद सुकून और वक्त की। तो सोचने की बात यह है कि क्या किसी इंसान की मौजूदा महारतों में कोई ऐसा हुनर छुपा है जो दूसरे लोगों को उनका खोया हुआ वक्त या ज़हनी सुकून वापस दिला सके? ये वाकई सोचने की बात है। अगर उसका जवाब हाँ है, तो फिर शायद वो अगला लाखों डॉलर का माइक्रो बिजनेस कहीं बाहर नहीं, बल्कि अपने ही अंदर मौजूद है। बस उसे एक्शन का इंतजार है।